बालेन जी इस चीज़ को कंट्रोल ना कर सके, मेरे ख्याल से भारत इंटरवीन करेगा, दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर। यहाँ पर एक टेररिस्ट कैंप या बेस इस्टेब्लिश होने का खतरा है यहाँ पर। अभी तक सिर्फ टेररिस्ट यहाँ से ट्रांजिट के रूप में यूज़ कर रहे थे नेपाल को जी। अब ये बेस के रूप में हो रहा है। हम लोग भारत को भी दोष दे सकते हैं जी। मेरे ख्याल से भारत के ऑपोजिशन पार्टी नेपाल को अस्थिर करके मोदी जी को कमज़ोर करने, जितने भी शक्तियाँ हैं दुनिया में जी, सब इसमें कंसंट्रेट हो रहे हैं। ये हमारे गवर्नमेंट के ग्रिप से बाहर निकल रहा है। मेरे ख्याल से भारत को अस्थिर नेपाल बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। चाइना को उतना नहीं है जितना भारत को है। नेपाल से अनस्टेबल नेपाल जी। तो मोदी जी ने जब यहाँ पर रिजिम चेंज हुआ था, पर फिर पुराना ही रिजिम, पुराना ही सब संविधान और पुराना ही सिस्टम आ गया। उसके बाद जब 2/3 मेजॉरिटी आया बालेन जी और रवि जी को, तब उन्होंने इस चीज़ पर इम्फेसिस दिया था, जोर दिया था कि शांति और स्थिरता के लिए अखंड समर्थन कहा है उनका। इसका मैं तो अपने नेपाली चैनल में यही चीज़ सबको समझा रहा हूँ। अगर ये लोग और 10 दिन ये ऐसा ही चलता रहा, न किसी को चाइना जाने का टाइम मिलेगा, न किसी को भारत जाने के लिए। क्यों ऐसा बोला सर आपने? 10 दिन में से ये पूरा तराई फैल जाएगा ईस्ट वेस्ट। ये द्वंद्व अगर 10 दिन के अंदर पूर्ण रूप से ये तुरंत अगर इसको कंट्रोल में न लिया जाए और 10 दिन के अंदर इसको फैलने दिया जाता है, अगर फैल गया तो ये पूरा ईस्ट वेस्ट तराई पकड़ लेगा, ये फैल जाएगा जी। और उसका असर जब अशांत तराई होगा तो नेपाल जो है ऑटोमेटिक ब्लॉकेड में हो जाएगा। राष्ट्रीय सवाल और नेपोइन पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका भाई सुमन और आज हम नेपाल में हो रहे ये जो सांप्रदायिक द्वंद्व नेपाल में भड़का है, इस संदर्भ में मिलकर बातचीत करने वाले हैं। बातचीत के लिए आज हमारे पास विश्लेषक श्याम बस्नेत जी मौजूद है। सर स्वागत है आपको। धन्यवाद। जैसे सुनसरी से हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक किस्म का द्वंद्व भड़क उठा है। अब की वक्त में नेपाल की जगह जगह पर आगजनी हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है। अब आज जैसे नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो रूलिंग पार्टी के सभापति थे, उन्होंने सारे नेपाल के राजनीतिक दल जो है, पार्टी है, उनको छलफल में बुलाया था, लेकिन वहाँ पर सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी वहाँ पर नहीं गया है, ऐसा न्यूज़ आ रहा है। और नेपाल में इसका बहुत सारा विरोध हो रहा है। क्यों नहीं गया होगा वो लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? क्या है इसका इशारा या क्या होना चाहिए था अभी के वक्त में नेपाल में? देखो सुमन भाई, हमारे नेपाल में सब चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है अभी के वक्त में जी में जो चीज़ नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। हाँ। हमारे यहाँ जो कम्युनल फाइट की जो द्वंद्व हो गया दो समुदाय के बीच में जी, एक मुस्लिम और बाकी हिंदू के बीच में, ये जहाँ से शुरू हुआ वहाँ बंद हो गया था, रुक गया था गवर्नमेंट के प्रयास से। और सर्वपक्षीय मीटिंग के बाद ये हमने कल के वीडियो में हमने अपने दर्शकों को बताया है जी। फिर वो फ्लेयर अप हो गया दूसरी जगह, ये फैल रहा है। अगर ये फैलना शुरू हो गया तो ये पूरा तराई एरिया कवर कर लेगा, फिर उसके बाद काठमांडू कवर कर लेगा जी। उसके बाद ये हमारे गवर्नमेंट का बस का रोग नहीं रहेगा जी। ऐसी हालत में हमारे प्राइम मिनिस्टर को सर्वदलीय एक मीटिंग बुलाना चाहिए था
जी सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको। उन्होंने रात को 12 बजे हाँ एट द मिड ऑफ नाइट ही पोस्टेड अ स्टेटस। जी दैट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। उन्होंने पीस और हार्मोनी के लिए अपील किया, बट द रूट कॉज क्या है, इसमें हमें डीपली जाना चाहिए। जी मैंने कल भी हमारे अपने जो वीडियो है उसमें कहा था कि इसका रूट कॉज 15 लाख के करीब करीब, राउंड अबाउट 1.5 मिलियन जी बांग्लादेशी यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। और इसमें कुछ हम लोग भारत को भी दोष दे सकते हैं जी इसमें, क्योंकि वहीं से जब भारत से इलीगल बांग्लादेशियों को जब डिपोर्ट करना शुरू किया तो कुछ लोग बिहार से, जहाँ से SIR हुआ था, वहाँ मेरे ख्याल से 1 करोड़ से अधिक का नाम हट गया है वोटर लिस्ट में से। उसमें से जो बांग्लादेशी थे उनमें से कुछ लोग अवश्य हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट किए हैं, जी बंगाल से आए हैं। और इस चीज़ को हमारे IG ने भी कल स्वीकार किया, हाँ बट ही डिडंट मेंशन द नंबर। हम लोग मेंशन कर रहे हैं नंबर, और वो जो है इट इज़ इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ आवर नेपालीज मुस्लिम। जी दिस कैनॉट बी कंट्रोल्ड। हम लोग जब भी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक टेररिस्ट कैंप या बेस इस्टेब्लिश होने का खतरा है यहाँ पर, अभी तक सिर्फ टेररिस्ट यहाँ से ट्रांजिट के रूप में यूज़ कर रहे थे नेपाल को। जी अब ये बेस के रूप में हो रहा है। इसका एक कारण ये भी मैं मानता हूँ, जो अभी खाड़ी युद्ध हुआ है, गल्फ वॉर जो हुआ है, उसमें से अब वहाँ पर अनसेफ ये लोग महसूस कर रहे होंगे, जो टेररिस्ट एक्टिविस्ट वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ से उन लोगों को, भारत को कमज़ोर करने के लिए भी अच्छा उन लोगों को अपॉर्चुनिटी है। जी जो अभी से पहले जो आर्मी चीफ थे भारत के, उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट सिंदूर 2 ऑपरेशन विल बी 3-pronged, not only 1-pronged. Pakistan is one, the other 2 are Bangladesh and Nepal. They are also mentioning it. तो आज जो सर्वदलीय हुआ उसका क्या सिग्निफिकेंस है? जी पार्टी लोग तो अपना एक आइडिया दे सकते हैं, हाँ एक सुझाव दे सकते हैं। अभी मेरे सुनने में आया है कि हमारे रवि जी राष्ट्रपति से मिलने गए। जी क्या वो बालन के अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, या सबको मिला के बालन को डिसलॉज कर रहे हैं? वैसा अगर कदम उठाता है रवि, तो जो ये बहुत मुश्किल से जो प्राप्त हुआ है 2/3 मेजॉरिटी का गवर्नमेंट, जो कि सिंपल मेजॉरिटी का नहीं मिल रहा था हम लोगों को इस सिस्टम में, वो तो टूट जाएगा। दैट इज व्हाट आवर ऑपोजिशन मेंबर्स पार्टीज वांट, एंड दैट इज व्हाट सम फॉरेन पावर्स आल्सो वांट। दे वांट अ अनस्टेबल नेपाल। जी ऐसे में मेरे ख्याल से हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत चिंतित होंगे। इसीलिए कल भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने जी प्रेस में कहा है कि इन्विटेशन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल हैज ऑलरेडी बीन कंफर्म्ड एंड सेंट प्रीवियसली। दैट मीन्स मोदी जी और भारत, वो लोग बालन जी को इस जो इंसिडेंट हुआ
इसको लेके भी चिंतित है। वो लोग जल्दी से जल्दी बालन जी को भारत में देखना चाहते हैं ताकि उनसे सीरियस बात हो सके, और उस बात से अगर बालन जी जी इस चीज़ को कंट्रोल ना कर सके, मेरे ख्याल से भारत इंटरवीन करेगा। दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर जी। नेपाल। जैसे कि सर अभी के वक्त में आपने भी मेंशन किया आगे, सरकार के तरफ से सर्वदलीय यो जो मीटिंग हुआ था उसका आह्वान करना चाहिए था, फिर भी सरकार के तरफ से वो नहीं किया गया है अभी तक, अभी के वक्त में, क्योंकि जो ये विद्रोह का शुरुआत हुआ वो आज चौथा दिन है। अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी छलफल के लिए, बातचीत के लिए या मीटिंग के लिए आह्वान नहीं किया है। रूलिंग पार्टी के सभापति रवि लामी छाने ने सर्वदलीय बैठक, जो नेपाल के सारे पॉलिटिकल लीडर है उनको बुलाकर छलफल किया, अब क्या करना चाहिए, कैसे इसका समाधान होगा, इस संदर्भ में लेकर उन्होंने बातचीत किया। पर वहाँ पर सरकार के प्रतिनिधि, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो गृह मंत्री हो, वो लोग वहाँ पर उपस्थित ही नहीं हुए। ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? नेपाल में इतना बड़ा दंगा हो रहा है, वहाँ का हिंदू समुदाय आतंकित हो रहा है, मुस्लिम भी अभी चिंतित है। अब इसको समाधान करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, पार्टी सभापति ने किया, पर सरकार के जो जिम्मेवार मंत्री थे वो वहाँ पर नहीं गए। क्यों ऐसा हुआ? एटलीस्ट होम मिनिस्टर को जाना चाहिए था, क्योंकि ही इज कंसर्न, उसी का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री उसी का है ना, तो वो क्यों नहीं गए? इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर से कॉन्करेंस नहीं मिला है इस मीटिंग के लिए। जी। अगर प्राइम मिनिस्टर से कॉन्करेंस मिलता तो और कोई उसको भेजते या ना भेजते, पर गृह मंत्री को तो अवश्य भेजते, उससे वहाँ पर गवर्नमेंट का प्रेजेंस दिखाई देता। हाँ, तो ये चीज़ क्लियर है कि उन लोगों के जो वहाँ पर जितने भी पार्टीज वहाँ पर इकट्ठे हुए उस मीटिंग के लिए, आई थिंक दे हैवंट ग्रैब द मेन कॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस। जी। ये दो फेथ का लड़ाई नहीं है। अगर दो फेथ का लड़ाई होता, एक सर्टेन स्पेस के लिए होता, वो तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका था। हाँ, फिर उससे कम से कम 40-50 किलोमीटर दूर दूसरे टाउन में क्यों हो रहा है? हाँ, काठमांडू में उसका विरोध क्यों हो रहा है? विराटनगर में क्यों हो रहा है? बीरगंज में क्यों हो रहा है? ये सब चीज़ चिंता के विषय है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि 15 लाख के करीब मुसलमान लोग हैं जो बांग्लादेश के हैं, रोहिंग्या हैं, इवन सोमालिया से कह रहे हैं हमारे आईजी। जी। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि सोमालिया से आके मुसलमान यहाँ रेजिडेंस कर रहे हैं। जी। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। हाँ, हम लोग समझ सकते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत से आ रहे हैं क्योंकि वहाँ 3 करोड़ से अधिक है, नेचुरली वो लोग आ रहे थे। हम लोग तो अपने नेपाली कार्यक्रम में 1.5 वर्ष से हम लोग गवर्नमेंट को आगाह कर रहे हैं। हम लोग समझा रहे हैं कि इसको रोको नहीं तो दिस विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। आई थिंक नाउ दिस इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। अगर इसमें हमें भारत से सहयोग लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं से ये लोग आए हैं, और फर्दर इन्फिल्ट्रेट ना हो, 15 लाख से बेसी ना आए, उसको रोकने के लिए भी हमें तो भारत का ही कोऑपरेशन चाहिए ना। वहीं से तो मदद चाहिए। तो यहाँ पर बैठ के इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसमें मेरे ख्याल से भारत के ऑपोजिशन पार्टी नेपाल को अस्थिर करके मोदी जी को कमज़ोर करने, जितने भी शक्तियाँ हैं दुनिया में, जी, सब इसमें कंसंट्रेट हो रहे हैं। ये हमारे गवर्नमेंट के ग्रिप से बाहर निकल रहा है अभी के वक्त में देखिए, हमारे ख्याल से। जी। और जिस तरह से रवि लामी छाने जी इसको हैंडल कर रहे हैं
किसी को विश्वास नहीं है कि ये होगा, जी क्योंकि बालन जी कल क्या करेंगे या कैसा डिसीजन लेंगे उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। जी, अभी के वक्त में देखें तो 4 दिन तक उन्होंने जो ये विद्रोह हुआ इसके लिए उठाया ठोस कदम ही एक स्टाटस है। उन्होंने स्टाटस लिखने के सिवा कुछ भी नहीं किया है। ऐसा अभी के वक्त में देखें तो प्रतिपक्षी राजनीतिक दल नेपाल के वो किए रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री का काम ही यही है कि स्टाटस नहीं, लिखते उन्होंने- रहें, कुछ भी ना करें, किसी से बातचीत भी ना करें? क्या यही है? वही तो इससे सबको एवरी नेपलीज इज परप्लेक्स्ड। जी सब भ्रमित है, क्या है हमारे पास, कैसा प्राइम मिनिस्टर आ गया है जिससे हम लोग कांटेक्ट में नहीं बच सकते हैं, जी। वो हमसे कांटेक्ट में नहीं आते हैं। अभी यहाँ पर एक सोशल मीडिया में एक चीज़ वायरल हो रहा है कि जब स्टेटस से उनका सारा काम हो रहा था पहले, तो अब क्यों नहीं होता है, जी अब क्यों नहीं होगा और क्यों नहीं हो रहा है। अगर उनका स्टेटस इतना इफेक्टिव होता जी तो अभी तक तो सारी जगह ये जो हिंसा है हाँ, जो प्रॉब्लम है है ना, वो तो अभी रुक जाना जी। चाहिए। अभी फिर ये फ्लेयर अप हो रहा है। अभी आर्मी, वो लोग आर्मी हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं, ड्रोन यूज कर रहे हैं अभी के है वक्त कि में। नहीं? जी और यहाँ पर आज के ऑल पार्टी मीटिंग में जी तराई के नेता ने इसका दोष आर्मी को लगाया। हाँ हम सुन रहे हैं, नाम मत लें इसके लिए। अगर वो दोष लगाया है तो वो किसको सील करना चाहते, किसको बचाना चाहते? वो वही 15 लाख जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है उनको सील करना चाहते हैं। जिस तरह भारत में वोट के लिए, मुस्लिम वोट के लिए इन लोगों को यूज़ किया गया था, बांग्लादेशियों को यूज़ किया था, उसी तरह हमारे तराई के पार्टियों ने भी इसको यूज़ किया। कौन नहीं जानता, आखिर सबका इन्फ्लुएंस, दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहारी पॉलिटिक्स ना। जी बिहार में जो चलता है, अधिकांश नेपाल तो बिहार से सटा हुआ है, बिल्कुल। तो वहीं से इन्फ्लुएंस होगा। दूसरा इन्फ्लुएंस है आपका यूपी से। यूपी में भी वही चीज़ है, अपीजमेंट का राजनीति है। इसी से भारत में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो अब नेपाल में शिफ्ट हो रहा है। फ़र्क इतना है कि हमारे यहाँ से जो मुसलमान, विदेशी मुसलमान आए हैं, अगर यहाँ पर उन लोग अपना जड़ जमा ले जी तो वो भारत के लिए हेडेक है। यहाँ से जैसे पाकिस्तान में वहाँ पर टेररिस्ट का कैंप है, उसको डिस्ट्रॉय करता है ना भारत वक्त वक्त पर जी एयर स्ट्राइक करके, वैसा ही उसको करना पड़ेगा नेपाल में। सारे जितने भी टेररिस्ट है वो बाय एयर थ्रू त्रिभुवन एयरपोर्ट वो लोग यहाँ लैंड करेंगे और यहाँ पर भारत का जो तमाशा पाकिस्तान कर रहा था, जो तमाशा बांग्लादेश कर नहीं पा लेकिन करना चाहता है, वो नेपाल से होगा। जैसे कि आपने कहा जो ये प्रॉब्लम अभी नेपाल में क्रिएट हो रहा है, इसे पड़ोसी देश को भी खतरा है, आप के माने तो ये समझ में आ रहा है? उसी को अधिक है। हमारा तो जो होना है जी अगर भारत स्पेशली, उसके बाद चाइना हम लोग को साथ न दे तो दिस इज नॉट ऑफ आवर कंट्रोल। जी, जैसे कि आपने कहा पड़ोसी देश अभी के नेपाल की सिचुएशन को लेकर डर रहे हैं, फिर भी नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको देखें, नेपाल के होम मिनिस्टर जो है उनको देखें तो उन लोगों की जो काम है अभी के वक्त में उनको तो कोई भी टेंशन नहीं है, ऐसा दिखाया जा रहा है। वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं अभी के वक्त में, इसके रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या वो चाहते हैं कि नेपाल में और भी हिंसा बढ़ के? अब जिस जिसको यहाँ पर अस्थिरता लाना है जी वो तो चाहेगा ना।
मेरे ख्याल से भारत को अस्थिर नेपाल बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। चाइना को उतना नहीं है जितना भारत को है। नेपाल से अनस्टेबल नेपाल। जी। तो मोदी जी ने जब यहाँ पर रिजिम चेंज हुआ था, पर फिर पुराना ही रिजिम, पुराना ही सब संविधान और पुराना ही सिस्टम आ गया। उसके बाद जब 2/3 मेजॉरिटी आया बालन जी और रवि जी को, तब उन्होंने इस चीज़ पर इम्फेसिस दिया था, जोर दिया था कि शांति और स्थिरता के लिए अखंड समर्थन कहा है उनका। इसका मैं तो अपने नेपाली चैनल में यही चीज़ सबको समझा रहा हूँ करीब करीब 10 महीने से, कि यहाँ का इस्टेब्लिशमेंट स्टेबिलिटी चाहता है भारत और पीस चाहता है। जी। तो उसके लिए भारत को कोई भी स्टेप लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। कहीं ऐसा न हो, मैं तो बार बार वार्निंग कर रहा हूँ नेपाली जनता को, हमारे दर्शकों की, कि जैसे पाकिस्तान में भारत अटैक कर रहा है वैसा न हो नेपाल में। हाँ। हमारा तो नेपाल का अभी का सिचुएशन ऐसा है, अगर इसको न रोका गया और ये फ्लेयर अप, ये इन द डिस्गाइज ऑफ अ रिलीजियस वॉर, हिंसा, वायलेंस, यहाँ दूसरा चीज़ हो रहा है। वो 15 लाख जो है वो, और हमारे जो 15 लाख नेपाली मुसलमान हैं, उनको एक जगह रख के तराई वासियों इसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। और जब तीनों मिल जाएंगे तब वी विल हैव 2 नेपाल। अभी के वक्त में देखें तो नेपाल की जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए? ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इसके समाधान के लिए, या बोलूँ इसको रोकने के लिए, क्योंकि अभी के वक्त में तो आपने कहा इस जो दंगा हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, इससे तो नेपाल को भी खतरा है और पड़ोसी देशों को भी खतरा है। अब क्या करना चाहिए नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर ने क्या करना पड़ेगा? मैं बोल रहा हूँ ना, प्राइम मिनिस्टर को आईजी को बुला के हाँ, उनसे इस विषय में बात करना चाहिए जी, क्योंकि वही एक ऑथोरिटेटिव पर्सन है नेपाल में, जिसने जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बांग्लादेशी लोग 15 लाख के करीब करीब हैं, उन्होंने स्वीकार किया है ऑफिशियली जी, उनका स्टेटमेंट में। तो उनको पूछना चाहिए आईजी को कि कितने हैं, कैसे हैं, कहाँ कहाँ हैं, कितना हमें इंटरनल सिक्योरिटी में डेंजर है, आप लोग इसको हैंडल कर सकोगे कि नहीं सकोगे, इसमें जो आर्म पुलिस है उसको लेके कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। अगर दोनों पुलिस फोर्स असक्षम है, उनके कैपेसिटी से बाहर है, तो आर्मी को लेके कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे जी। अगर तीनों मिलके अगर न कर सके तब दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। देन वी शुड टॉक टू भारत। तब तो इनको तो तुरंत जाना चाहिए था। अभी भी मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करता हूँ, वो पहले अपने आईजी को बुलाएं जिन्होंने इसको ऑफिशियली स्वीकार किया है जी, वो सिचुएशन को एनालाइज करें, अपने आप कंफर्म हो कि दिस इज विद इन द कंट्रोल ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड पुलिस फोर्सेस और नॉट। इफ नॉट, then you should go immediately to Bharat and then talk to them, जी, not to any other countries. ये चाइना जाने से सॉल्व नहीं होगा। जी। अब की वक्त में अब की देखें तो वक्त रवि लामिछाने चाइना जाने की बात भी कह रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये लोग और 10 दिन ये ऐसा ही चलता रहा, न किसी को चाइना जाने का टाइम मिलेगा, न किसी को भारत जाने के लिए। क्यों ऐसा बोला सर आपने? 10 दिन में से ये पूरा तराई फैल जाएगा ईस्ट वेस्ट।
ये द्वंद्व अभी ये की वक्त में। द्वंद्व अगर 10 दिन के अंदर पूर्ण रूप से ये तुरंत अगर इसको कंट्रोल में न लिया जाए और 10 दिन के अंदर इसको फैलने दिया जाता है, अगर फैल गया तो ये पूरा ईस्ट वेस्ट तराई पकड़ लेगा, ये फैल जाएगा। जी और उसका असर जब आसान तराई होगा तो नेपाल जो है ऑटोमेटिक ब्लॉकेज में हो जाएगा, नाकाबंदी उसी दिन हो जाएगा, जी क्योंकि वहाँ से कोई भी चीज़ तो आपको काठमांडू में मिलेगा, हाँ क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी ट्रक आपका काठमांडू आने से वो लोग तो रोक लेंगे ना। जी वैसा हो सकता है। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिनेरियो। हम लोगों ने ऐसा चीज़ हमारे यहाँ उतना तो नहीं देखा है प्रैक्टिकली, पर टू सम एक्सटेंट देखा है एक प्रयोग के रूप में। इससे पहले पंचायत टाइम में एक बार राजा महेंद्र के टाइम में जब वो किंग थे, रूलिंग किंग थे, तब 12 जिला के चिउटा गांव में हुआ था। वो प्योरली 2 समुदाय के बीच में लड़ाई था वो। जी ये नहीं है, ये जो है ये बाहर से आए हुए मुसलमान और उनको सपोर्ट करने वाले एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स का सहयोग है इसमें। इसमें ईरान साथ देगा, तुर्की साथ देगा, मेरा अपना असेसमेंट है। और धर्म के नाम पर जितने 50 से अधिक जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो दे सकते हैं, सब तो नहीं दे सकते हैं मुस्लिम कंट्रीज, पर गल्फ कंट्रीज जो है वो लोग अभी भी दे रहे हैं मदरसा के नाम पर और मस्जिद के नाम पर दे रहे हैं खाड़ी देश वाले। उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी यूज्ड इन एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़। जी अभी के वक्त में देखें तो बॉर्डर में अभी कोई सील नहीं है, कहीं से भी कोई भी आ भी सकता है और जा भी सकता है। क्या इससे फर्क पड़ेगा इस आंदोलन को, या बोलूँ इस जो नेपाल में हो रहे ये अंतर्धार्मिक द्वंद्व को, सांप्रदायिक द्वंद्व को कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अभी जो हमारे यहाँ जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है मुस्लिम बांग्लादेश के मुस्लिमों का, वो तो खुला बॉर्डर के कारण ही हुआ था। इसीलिए तो भारत से एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसके सहयोग से ही ये रुक सकता है। उससे बॉर्डर को कंट्रोल करने के बाद जो है और दूसरे जो लार्जर नंबर इंक्रीज नहीं होगा। जी जो होगा उसी को आपको कंट्रोल करना है, नहीं तो एक तरफ से आप कंट्रोल करते जाओगे, दूसरे तरफ से फिर वहाँ पर घुसते जाएंगे। एक चीज़ मानो कि कहीं पूरब नेपाल से जी आप रोक लोगे, पश्चिम से वो लोग घुसना शुरू करेंगे। यू विल हैव टू कंट्रोल द होल बॉर्डर ना, करीब 1800 किलोमीटर का बॉर्डर है। यू विल हैव टू कंट्रोल द होल बॉर्डर। उसके लिए ना हमारे पास मैन पावर है, ना इक्विपमेंट है लेटेस्ट, ना हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, ना जो मैन पावर है उसके पास इसका अभी का जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग है वो है। हाँ तो हम लोग तो बहुत पीछे हैं इस चीज़ में। तो भारत तो अपना सारा 1800 बॉर्डर को तो गार्ड ही कर रहा है ना। हम लोग दोनों को मिलके उसको गार्ड करना चाहिए और बाकी इन्फिल्ट्रेशन को रोकना चाहिए जो है देश के अंदर। उसको भारत के मदद से राउंड अप करके डिपोर्ट करने के लिए भी हमें भारत की मदद चाहिए। जी हम लोग यहाँ से प्लेन में भेज देंगे तो बांग्लादेश तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना। हाँ हमें तो फोर्स करना चाहिए कि आप कृपा करके इसको कहाँ रखना है, होल्डिंग सेंटर में रखना है, जेल में रखना है, कहाँ रखना है, दिस इज़ योर हेडेक। आप इसको रखिए और इसको कंट्रोल कीजिए। हमारे यहाँ रहेंगे तो आप ही को अटैक करेंगे। जी ये तो मोदी जी तो मेरे ख्याल से समझते हैं, इसीलिए उन्होंने
जो इनविटेशन है, ये इनविटेशन बहुत पहले भेजा गया था, बालन जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसी को इन्होंने फिर रिन्यू कर दिया। हाँ कल इन्होंने कहा कि हम लोग ने इनविटेशन दिया, इसका मतलब आप किसी वक्त आ सकते हो, हम लोग तैयार है और ज़रूरी है अभी आना। अभी ट्रेड ट्रांजिट, हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट, वो तो हमारा रेगुलर प्रॉब्लम है, कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा नया प्रॉब्लम जो अभी क्रिएट हुआ है, यहाँ पर जो बेस बन रहा है टेररिस्ट और फंडामेंटलिस्ट का जो बेस बन रहा है, उसको बनने से रोकना चाहिए पहले, और चीज़ हम लोग साथ साथ कर सकते हैं। अभी इम्पोर्टेंस उस चीज़ का है। ओके सर, आपने ये महत्वपूर्ण टाइम देकर हमारे साथ बातचीत किया, नेपाल के बारे में जो घटना हो रहा है उसको अच्छे से समझा दिया। इस समय के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद सर। धन्यवाद।